बार पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। नमस्कार भी सभी का, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला, और जो सभी जे माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे बातें नहीं भी क्या पढ़ रहे हैं मैम? इकोनॉमिक्स। आज हम करेंगे भारत की प्रमुख समिति भी। भारत की प्रमुख समिति भी लिखे भी। फर्स्ट है स्वामीनाथन समिति, स्वामी नाथन समिति भी, जो जनसंख्या नीति से संबंधित थी भी, जनसंख्या नीति से संबंधित थी। और स्वामीनाथन जो किसके जनक माने जाते हैं? अभी स्वामीनाथन है वो किसके जनक माने जाते हैं? हरित क्रांति के। कब आई भी हरित क्रांति? 1966 भी। आगे लिखिए राजा चाणक्य समिति भी, जो कर सुधार से संबंधित है। सेकंड लिखिए राजा चाणक्य समिति भी, जो कर सुधार से संबंधित है। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई भी। कर सुधार भी, कर क्या है भाई? टैक्स भी। कर सुधार से संबंधित जो समिति है वो कौन सी है भी? राजा चाणक्य समिति जो है वो किससे है भी? कर सुधार से है। सहकार्य समिति भी, सहकार्य समिति भी, जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है भी। केंद्र और राज्य के जो रिलेशनशिप है उनसे संबंधित है। कौन सी भी? सहकार्य समिति भी। उसके बाद लिखिए जानकी रमन समिति भी, जानकी रमन समिति भी, ये प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है भी। प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है भी। प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है भी। एक बार लिख लो, फिर मैं सारी बता दूंगी तुम्हें। उसके बाद लिखे भी दंतवाला समिति भी, दंतवाला समिति, बेरोजगारी का अनुमान भी, बेरोजगारी से संबंधित है। बेरोजगारी का अनुमान से संबंधित है। बातें नहीं भी, बातें नहीं। उसके बाद लिखे रेखीय समिति भी, रेखीय या रेखी समिति भी आ सकता है, कैसे भी पूछ ले। रेखा आ सकता है। एक ध्यान रखना, मैंने कहा तुम्हें हमेशा एक शब्द को पकड़ के नहीं चलना। रेखा से रेखी भी आ सकता है, कई बार रेखीय भी दे देता है, कई बार रेखा समिति भी दे देता है। तीनों ही एक ही है, जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है भी। अप्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है भी? जो लगाया किसी पर जाता है और चुकाया किसी अन्य के द्वारा जाता है, उसे रेखी
अप्रत्यक्ष कर कहते हैं भी। आगे लिखें, महालनोबिस समिति में, ये तुम बता ही दोगे, ये तो बताई हुई है। महालनोबिस समिति में ये बताई हुई है, नहीं बताई हुई? महालनोबिस समिति अब वो किससे संबंधित है तुम बताओ, मैंने बता दी तुम्हें। नहीं, महालनोबिस समिति है जो किससे संबंधित है अभी? राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय का जो पहला जो भारतीय था भी, राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। पहला भारतीय तो कौन था भी? दादा भाई नौरंगजी था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला, जो कब लगाया? 1867-68 में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। भूल गए तुम राष्ट्रीय आय को? जो प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? क्या याद रखो तुम? मैंने तब तक तो मैं बीच में बोली नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आए, फिर मैंने सोचा एक बार बीच में तेरा टॉपिक रह जाता है हमेशा ही, तो इनको बताने कुछ लग जाती है। अरे महालनोबिस का संबंध कहां से है? महालनोबिस का संबंध पीसी महालनोबिस का, हाँ जी, सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो एजेंडा तैयार करने वाले थे पीसी महालनोबिस ही थे। संबंध कहां से इनका? अरे कोलकाता से। और कोलकाता में इसके ये किसके शास्त्री थे? महालनोबिस स्टैटिकल के थे भी। सांख्यिकी जो हेडक्वार्टर वो कहां पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। और इसके जन्मदिन को हम कौन से रूप में मनाते हैं? सांख्यिकी के दिवस के रूप में मनाते हैं। ये ध्यान रखा करो, मैंने कहा जब भी नाम आए तो तुम्हारे दिमाग में सारे क्वेश्चन चलने चाहिए। महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। आगे लिखे भी, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार में। मल्होत्रा समिति किससे है? बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है भी। इसमें अगर तुम कहो भी एग्जाम के ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है। सहकारी समिति इंपॉर्टेंट है। दांते वाली, हम इसको दांते वाली भी बोल सकते हैं, जब मैंने लिखा ना दांते वाली, कुछ भी मैंने कहा तुम्हें ध्यान रखना भी, दांत से संबंधित आगे ना, चाहे वो कैसे लिख के दे तुम्हें, तो वो किससे संबंधित है? बेरोजगारी से। रेखी भी, रेखा आ जाए, रेखी आ जाए, चाहे रेखी आ जाए, किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से। महालनोबिस और मल्होत्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जब तुम लगाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब रह कौन सा गया मैडम? एक ही छोड़ा आपने। चलो उसके बाद लिखें भंडारी समिति भी। कितने लिखा दी? 7 होगी क्या? लिखो भंडारी समिति भी। भंडारे से है क्या? ये पूछ लो, तुम बता दोगे भी कहाँ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से संबंधित है भी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से संबंधित है भी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई बताओ भी? अब आज सभी बच्चों की आनी चाहिए। कल या परसों, 2 दिन ही हुए हैं, शायद कल भी बताया होगा शायद मैंने। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने आपको 10 बार रिपीट ना की हो। मैं जब भी उस चीज का जिक्र आता है मैं जरूर बोलती हूँ उसके बारे में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भाई 1975 में। और किसके आधार पर इसकी संरचना बनाई गई? किस समिति के? भंडारी समिति भी। अरे गांव में भंडारा ही लगता होगा, बस याद कर लेना।
सुरेश तेंदुलकर समिति भी, ये बता दो भाई 10वें नंबर की। सुरेश है तेंदुलकर भी, ये बता दो, अभी बताया कल परसों इसकी बात हुई है। किससे, किसके बारे में हमने तेंदुलकर कमेटी किसके बारे में पढ़ी? हाँ जी, वेरी गुड। सुरेश है तेंदुलकर जो समिति है किससे संबंधित थी भी? बातें नहीं भी, गरीबी से। और सुरेश तेंदुलकर जो समिति है, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितने रुपए बताए भी? एक व्यक्ति के पास पर डे इतने रुपए हैं, काम चल जाएगा। कितने बताए? 27। और शहरी क्षेत्र के लिए कितने बताए? 33। और इसके आधार पर जब गरीबी का अनुमान लगाया गया तब कितने थे भारत में गरीब? कितने थे? 21.8% थे भाई। क्लियर है? उसके बाद लिखिए मीरा सेठ समिति भी। मीरा बातें नहीं भी, मीरा सेठ समिति भी। मीरा सेठ समिति है, ये हथकरघा विकास से अभी हथकरघा विकास से संबंधित है। हथकरघा डे कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। 7 अगस्त ही हमने क्यों चुनी भी? हमने हथकरघा जो हथकरघा दिवस है उसके लिए हमने 7 अगस्त ही क्यों चुनी? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जो विदेशी वस्तुओं को जला के, कल ही बताया शायद ये। तो वो कौन सी तारीख थी भी? 7 अगस्त थी। और कब भी? 1905 की। उसी 7 अगस्त को हम कौन सा डे बनाते हैं? हथकरघा दिवस भी। और कौन सा डे बनाते हैं? जेवलिन थ्रो भी। और जेवलिन थ्रो क्यों मनाते हैं? नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल है जीता था। क्लियर है? चलो भी उसके बाद लिखें, उसके बाद लिखो भी रंग राजन समिति 12वें नंबर की। भुगतान संतुलन से संबंधित है भी। संतुलन से संबंधित है भुगतान संतुलन भी। एक बार लिख ही लो, फिर सारे इकट्ठे में एक एक करके समझा दूंगी। बीच में इसके बारे में बताने लगी तो टाइम बहुत लग जाएगा, फिर ये सारी समितियां रह जाएगी। आगे लिखें भी आबिद हुसैन समिति भी। आबिद हुसैन समिति भी। आबिद हुसैन समिति है वो लघु उद्योगों से संबंधित है भी। लघु उद्योगों से संबंधित है भी। जो स्मॉल है भी, स्मॉल जो गांव में छोटे छोटे थोड़े लोगों के द्वारा जो गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते हैं, लघु उद्योगों से संबंधित कौन सी समिति है? आबिद हुसैन समिति भी। उसके बाद लिखें भगवती समिति भी। भगवती समिति ये बेरोजगारी से संबंधित है भी। बेरोजगारी भी। बेरोजगार कौन है भी? कौन है बेरोजगार?
जो व्यक्ति काम करना तो चाहता है परंतु उसे काम है नहीं मिलता, वो क्या है भी, बेरोजगार है। आगे लिखे हुई सेन गुप्ता समिति भी, सेन गुप्ता ये जो है सेन गुप्ता समिति है, ये शिक्षित बेरोजगार भी, बेरोजगार से संबंधित है। और शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलते हैं भी, शहरी क्षेत्रों में। शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा, अब तो चलो गांव में ही हो गए, परंतु क्वेश्चन आता है भी, शिक्षित बेरोजगार हैं वो सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलते हैं, शहरों में। और सीधा ही पूछ ले बेरोजगारी तो भी गाँव में, क्योंकि शहर वाले तो अपना जुगाड़ वगैरह लगा लेते हैं ना, भी रेडी वगैरह कोई और काम कर लेते हैं। शहर गाँव वाले क्या रहते हैं, वो बेरोजगार रहते हैं। आगे लिखे डॉक्टर विजय केलकर समिति भी, डॉक्टर हैं विजय केलकर हैं समिति भी। डॉक्टर विजय केलकर समिति है, ये प्राकृतिक गैस मूल्य से है भी, प्राकृतिक है गैस मूल्य में। हाँ जी। उसके बाद लिखिए केलकर समिति सेकंड भी, केलकर है समिति सेकंड लिखे। डॉक्टर विजय केलकर पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट ही लिख लो। केलकर है समिति सेकंड में जो प्रत्यक्ष या परोक्ष कर से संबंधित है भी, प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स भी जिसको बोलते हैं, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, परोक्ष कर भी बोलते हैं, परोक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? हाँ जी, जिस व्यक्ति पर लगाया जाए उसी दोबारा चुकाया जाए। जैसे भी एग्जांपल दो, इनकम टैक्स, वेरी गुड। आगे लिखें भी पीवी नरसिम्हा राव समिति भी, ये तो बता ही दो। पीवी नरसिम्हा राव समिति भी, और एग्जाम में सीधा ही दे देता है भी नरसिम्हा राव समिति किससे संबंधित है? हाँ जी, बैंकिंग सुधार से। बताया हुआ तुम्हें, जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वो इसी की देन है। उसके बाद लिखे हजारी समिति भी, हजारी समिति भी जो औद्योगिक से संबंधित है भी, औद्योगिक नीति से संबंधित है। कितनी औद्योगिक नीति दी है अभी तक बात में, कितनी औद्योगिक नीति आई है, कब कब? 6 अप्रैल 1948, 30 अप्रैल 1956 और 24 जुलाई 1991 भी। और निर्मित औद्योगिक नीति कौन सी है? 91 वाली, ध्यान रखना। के बाद लिखेंगे तिवारी समिति भी, तिवारी ये रुग्णता उद्योग, जो बीमार उद्योग है उनसे संबंधित है भी। ये जो है
औद्योगिक है, रुग्णता भी जो बीमार उद्योग है उनके लिए है। लिखो भी, लिख लो, सभी बता दूंगी मैं साथ साथ तुम्हें। एक बार पहले लिख लेते हैं, रुग्ण जो बीमार होते भी, बीमार लिख लो ताकि याद रह जाएगा, मतलब जो कमजोर है। उसके बाद लिखे भी एन एस वर्मा समिति भी, एन एस वर्मा समिति जो वाणिज्य बैंकों की पुनर्संरचना भी, एन एस वर्मा समिति भी जो वाणिज्य बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है भी। सारे लिख लो, एक एक के बारे में हम बात करेंगे। जहां समिति भी, जहां समिति भी और वांचू समिति, जो जांच समिति है ये भी अप्रत्यक्ष कर से है, कर से संबंधित है। वांचू समिति ये प्रत्यक्ष कर से है। जो जांच समिति है वो अप्रत्यक्ष कर से है, और अप्रत्यक्ष मैंने आपको ऊपर कौन सी लिखाई थी भी, रेखीय समिति, रेखा समिति जो अप्रत्यक्ष कर से है। और जो प्रत्यक्ष कर से है वो कौन सी है अभी, वांचू समिति, और एक कौन सी लिखाई है, एक और कौन सी है अभी, केलकर समिति। आगे लिखे एम सी जोशी समिति भी जो काले धन से संबंधित है, एम सी जोशी समिति भी तो किससे संबंधित है, काले धन से। काला धन कौन सा होता है भी, काले धन को रोकने के लिए रुपए का क्या किया जाता है भी, क्या किया जाता है, काले धन को, 2 नंबरी होता है काला धन, उसको रोकना हो तो रुपए का क्या किया जाता है, विमुद्रीकरण। क्या किया जाता है, विमुद्रीकरण। लिख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, यही लिख लो। काले धन को रोकने के लिए, काले धन को रोकने के लिए पैसे का विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण किया जाता है भी। क्या होता है विमुद्रीकरण, नोटबंदी भी, जो 8 नवंबर 2016 को की गई। कौन कौन से नोट बंद कर दिए गए, 500 और 1000 के कर दिए गए। उनका मेन टारगेट क्या था भी, काले धन को रोकना। तो ये कुछ एक समितियां थी। इसके साथ तुम कोई भी, इसके अलावा अगर कोई बुक्स पढ़ते हो, तुम्हारे सामने समितियां आ जाती है, जहां तुमने लिखी वही इकट्ठी कर लेना उसके साथ। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनमें अगर पूछे तो नरसिम्हा राव बहुत बार पूछी गई है,
हजारी बहुत बार पूछा गया है, तिवारी ने तेवर नहीं दिखाया भाई। जांच समिति बहुत बार पूछी गई है, वांचू बहुत बार पूछी गई है, वांचू है भाई इस पे, वांचू समिति बहुत बार पूछी गई है। ये समितियां एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, मैंने जहां जो जो ठीक किया वो क्वेश्चन आए हुए हैं। हो सकता है इनसे भी आया हो, मेरे को ध्यान ना रहा हो, परंतु ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने जो निशान लगाए। सुरेश तेंदुलकर मोस्ट इंपोर्टेंट है, रंग राजन मोस्ट इंपोर्टेंट है, भगवती भी, विजय केलकर दोनों भी। अब सुने भी, मैं अभी तक तो मैंने लिखाया लिखाया, अब सुन लो। इसके एक्स्ट्रा मैं तुम्हें जो बातें बताऊं लिखने वाली वो लिख लेना, नहीं तो ध्यान से सुन जरूर लेना। स्वामीनाथन है, जिनका हर किसी बच्चे को बताया भी, एमएस स्वामीनाथन है, उसका संबंध किससे? अभी हरित क्रांति से। एमएस है, स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तेरे साथ बैठा उसको नींद आ रही है, चल पानी पियो, नींद आ रही है अब। एमएस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से। हरित क्रांति कब आई? 66 है, 66 में। और स्वामीनाथन को बहाली में 2024 में कौन सा रत्न मिला? अभी भारत रत्न मिला है। कर सुधार संबंधी भी, कर सुधार है भी, जो पैसे मतलब कर सुधार का मतलब यहां समझो, जैसे मान लो, ध्यान से सुनना भाई, मैं प्लस ले लेती हूँ, ये तुम्हें समझाना है। कर सुधार सुन लेना। एक एग्जाम में जैसे आता है भी, मान लो पैसे को कंट्रोल करना हो, पैसे को, मुद्रा को कंट्रोल करना हो, मैंने मौद्रिक नीति के तहत तुम्हें बता दिया था में जो बैंक दरें बढ़ा दी जाती है, मैंने मौद्रिक नीति करवा दी थी ना तुम्हें। एक राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति, ये नहीं करो, तो ये आप कर लेते हैं 2 मिनट का। अब सुने मौद्रिक नीति, पहले सुन लो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति क्या है। जो मौद्रिक नीति है ना, मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ भी आ जाए और बैंक से रिलेटिव पूछ रखा हो तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई करेगा भी। मौद्रिक नीति का संचालन भी आरबीआई करता है, उसको कंट्रोल भी आरबीआई करता है। पैसे से संबंधित आ जाए भी, पैसे से संबंधित, पैसे से हमें पैसे को कंट्रोल करना हो तो वो कौन करेगा? मौद्रिक नीति के तहत करेगा, कौन है? आरबीआई भी। क्लियर है? राजकोषीय से संबंधित आ जाए तो ये सब कुछ सरकार का है भी, ये क्या हो जाएगा? सेंटर सरकार का भी, केंद्र सरकार कंट्रोल, केंद्र सरकार। और मौद्रिक नीति का पहले मैं दोनों यहाँ इकट्ठे लिख लेती हूँ, कर सुधार बीच में बता, यहाँ मौद्रिक नीति लेती ताकि तुम्हें दोनों क्लियर हो जाए। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। और आरबीआई इसकी स्थापना करता है, इसकी संरचना बनाता है, कितनी इसमें कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होते हैं। वो आपसे नहीं पूछता भाई, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का जो अगर पीजीटी लेवल का हो, भी असिस्टेंट का हो, वहां मौद्रिक नीति बहुत डीपली पूछी जाती है। आपसे नॉर्मल एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा कि मौद्रिक नीति को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। और मौद्रिक नीति का संचालन भी कौन करता है? आरबीआई करता है। क्लियर है? और जो राजकोषीय नीति को केंद्र सरकार भी। क्लियर है? यहाँ जो करेगा मौद्रिक नीति के तहत पैसे आप लेके आना, जनता के पास पैसे देना, तो वो किन में चेंज करेगा? बैंक दरों में। किन में चेंज करेगा? बैंक दरों में। या बैंक दर कौन सी? बैंक बीआर, आरआर, ट्रिपल आर, सीआरआर, एसएलआर, इन सभी को अगर जनता के पास पैसे पहुंचाने हो, सुन लो, समझने पे ज्यादा फोकस करें, अगर जनता के पास पैसे देने हो तो इन दरों को क्या कर देगा? वो कम कर देगा। जब हो जाए भी जनता, मौद्रिक नीति ज्यादा आ गई, एक दूसरे से जुड़ी है, अब पैसे ज्यादा गए जनता के पास तो लोग क्या करेंगे? वस्तुओं की ज्यादा डिमांड करेंगे। वस्तुओं की ज्यादा डिमांड करेंगे तो अगर आपूर्ति वस्तु की कम है तो क्या हो जाएगी? उसकी कीमतें बढ़ जाएगी। कीमतें बढ़ जाएगी तो कैसी स्थिति आ जाएगी विदेश में?
मौद्रिक है कैसी स्थिति, मुद्रास्फीति आ जाएगी। इसी से है जब आरबीआई बैंकों में छूट कर दे तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोगों के पास पैसे ज्यादा पहुंचेगा, पैसे लोगों के पास ज्यादा आएंगे, लोग वस्तुओं की डिमांड ज्यादा करेंगे, वस्तुओं की डिमांड ज्यादा करेंगे, परंतु वस्तु की आपूर्ति है वो कम हो मार्केट में, तो क्या हो जाएंगे, वस्तुओं के प्राइस बढ़ जाएंगे। वस्तुओं के प्राइस बढ़ जाएंगे तो देश की कंडीशन कैसी हो जाएगी, मुद्रास्फीति आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी। अब उसी को कंट्रोल अगर मौद्रिक नीति के तहत करना हो, दोनों की तरफ से कर सकते हैं। पहले मैं इसका ही बता रही हूँ जो मैंने आपको बता दिया। मौद्रिक नीति के तहत अगर हमें मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो क्या कर देगा, वो इन दरों को बढ़ा देगा। क्या कर देगा, वो इन रेट को बढ़ा देगा। समझ में आया? तो ये तो सिर्फ बैंक दरों में कम ज्यादा करेगा। कम करता है पैसे ज्यादा गए, बढ़ाता है लोगों से पैसे खींच लिए। क्लियर? ये तो पैसे का ही करता है सिर्फ। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? अरे आ गया या नहीं आ गया? अब हमें राजकोषीय नीति के द्वारा लोगों के पास पैसे पहुंचाने हो और उनको कंट्रोल करने हो तो हम कैसे करें? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भी राजकोषीय नीति के द्वारा हमें मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो राजकोषीय नीति के द्वारा हम अगर वह मुद्रा को कंट्रोल करना हो तो क्या कर देगी? राजकोषीय नीति के अंडर में होता है भी कर और व्यय। कर और व्यय में क्या हो गया? यहां से कहां से हला? आप करो, मेरे को पता नहीं। चलो सुन लो, राजकोषीय नीति के तहत सुन लो, राजकोषीय नीति के तहत कंट्रोल करेगा ना वो कर और व्यय के आधार पर करेगा। कर अगर बढ़ा देता है, टैक्स बढ़ा देता है तो क्या हो जाएगा? भी टैक्स बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? लोगों से पैसे आ जाएंगे। अगर इनकम टैक्स बढ़ा दिया, कोई भी टैक्स है चाहे वो किसी प्रकार का प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, अगर टैक्स की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो लोगों के पैसे ज्यादा सरकार के पास आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो वो टैक्स में कम ज्यादा करके, अगर टैक्स को कम कर देता है तो लोगों के पास पैसे ज्यादा गए, अगर टैक्स को बढ़ा दिया तो लोगों के पैसे सरकार के पास ज्यादा आ गए। तो कर देगा मुद्रास्फीति को कंट्रोल। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना हो तो क्या करेगा? राजकोषीय नीति के तहत बताना, तुम्हें मौद्रिक नीति में नहीं जाना। अगर आज एक क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना राजकोषीय नीति के तहत तो क्या करोगे? भी टैक्स को बढ़ा देंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे। और मुद्रास्फीति लानी हो तो टैक्स को कम कर देंगे। क्लियर? समझ में आया? अब उसके साथ साथ सरकार क्या करती है? भी जो खर्चा है सरकार का, जो खर्चा है जैसे रोड बना रही है और भी सुविधाएं योजनाएं देती है तो उनमें सरकार पैसे डालती है ना। बहुत सारी है स्कीमें, तो वृद्ध पेंशन ये स्कीम है और भी स्कीमें हैं, जैसे पशु बीमा है, फसलों पे है, तो सरकार बहुत सारी योजना के तहत लोगों को पैसे देती है। तो उनका मकसद क्या है? भी उनको गरीबी से बाहर निकालना। कुछ योजनाएं चलाने का मकसद है उनको रोजगार देना, जैसे मनरेगा जैसी होगी, यही है। तो वहां पैसे करती है वो सरकार का क्या होता है? व्यय होता है, व्यय होता है। और सरकार का व्यय दो प्रकार का होता है, एक तो प्लान के द्वारा व्यय किया गया, एक गैर प्लान से। प्लान के द्वारा पूरी की पूरी योजना बनाई जाती है, उसके तहत पैसे दिया जाता है, वो प्लान से दिया जाता है। ये भी जाता है भी जो सरकार का व्यय होता है वो किस किस में, गैर प्लान से और प्लान से। मान लो एक सूचीबद्ध तरीके से पैसे दिए जाते हैं, वो एक है प्लान से दिए जाते हैं। मान लो किसी देश में तुरंत कंडीशन खराब हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, पैसे देने हो, जैसे आप गेहूं की आग लगी है ना, कई एरिया में लगी है ना, तो वो पैसे देने हैं, वो गैर प्लान व्यय होगा सरकार का। समझ में आया? और प्लान से आया है मनरेगा होगी। आ गया? अब समझ जाओगे भी प्लान और गैर प्लान में अंतर समझ गए? ये बातें पूछी जाती है। और राजकोषीय नीति के तहत मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना हो तो किसके द्वारा करेगा? कर और व्यय के आधार पर। अगर मुद्रास्फीति है मार्केट में तो उसको कंट्रोल करेगा, कर दरों को बढ़ा देगा और व्यय को कम कर देगा, व्यय को कम कर देगा, ताकि लोगों के पास पैसे कम पहुंचे और लोग वस्तुओं की डिमांड कम करें और स्थिति पहले जैसी हो जाए। और जब मुद्रास्फीति लेके आनी हो तो वो कर की रेट कम कर देगा और व्यय
बढ़ा देगा ताकि लोगों को गरीबी से, बेरोजगारी से बाहर निकाला जाए। समझ में आया? राजकोषीय नीति के तहत मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है तो किसके द्वारा? कर और व्यय के, एक्सपेंडिचर है और टैक्स के द्वारा। और मौद्रिक नीति के तहत है इनको कंट्रोल किया जाता है तो किन के तहत भी? बैंक रेटों के तहत। बैंक बढ़ा दी, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर दिया, और बैंक दर कम कर दी तो मुद्रास्फीति आ जाएगी। कुछ हद तक मुद्रास्फीति अच्छी भी होती है। कौन सी मुद्रास्फीति अच्छी होती है अर्थव्यवस्था के लिए? कौन सी? रेंगती हुई मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। जो 0 से कितने % होती है? 3% होती है। 0 से 3% जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति है वो अर्थव्यवस्था के लिए बेस्ट मानी गई है। क्लियर भी? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? तो इनसे संबंधित जो कर सुधार से संबंधित, हम कौन सी कमेटी पढ़ रहे थे भी? कर सुधार पढ़ रहे थे। अरे कर सुधार से संबंधित कौन सी कमेटी आई है? कौन सी? हाँ, राज्य है। चलिए, जो कमेटी आई है वो किन से संबंधित आई है? कर सुधार से संबंधित आई है। कर सुधार जो किस में आता है? राजकोषीय नीति में आता है। क्लियर है? अरे समझ में आया या नहीं आया? आगे उसके बाद है भी सहकार्य समिति, ये केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध बताता है भी। जानकी रमन समिति, ये प्रतिभूति घोटाले भी, प्रतिभूति घोटाले भी। जो प्रतिभूति है देश की, उनको कौन संभालता है भी? सेबी संभालता है। कौन संभालता है? सेबी भी। जो क्या है भी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी, सेबी। सेबी की स्थापना भी 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई और एक्ट के तहत 1992 एक्ट के तहत इसको सत्कृत कर दिया भी, एक ऑथेंटिक दर्जा दे दिया सरकार ने। और ये किसको कंट्रोल करती है? शेयर मार्केट को। तो ये जो घोटाला है वो शेयर मार्केट से संबंधित है भी। प्रतिभूतियां, उनसे संबंधित घोटाले को जो समिति लाई गई वो कौन सी है भी? जानकी रमन है समिति है। ये दांतेवाला जो बेरोजगारी से है, रेखी है, और कौन सी? झा समिति या अप्रत्यक्ष कर भी। अप्रत्यक्ष कर कौन से? जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी के द्वारा ना चुकाकर उसका भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया जाता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे मान लो कोई सी बिस्कुट फैक्ट्री पे लगा दिया या कोई अन्य फैक्ट्री है उस पे लगा दिया, तो उस फैक्ट्री का मालिक क्या करेगा? उस प्रोडक्ट के साथ वो टैक्स इंक्लूड कर देगा भी। तो वो उन्होंने लगाया तो किसी और पे है ना, फैक्ट्री पे लगा, और वो चला किसी अन्य पर बाहर गया, तो वो कैसा कर हो गया? अप्रत्यक्ष कर भी। महालनोबिस भी, महालनोबिस इंसान बहुत अच्छे हैं और ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री है भी भारत के, और ये किसके हैं? स्टैटिकल के। और स्टैटिक्स डे पूछे तो हम 29 जून को बनाते हैं, और स्टैटिक्स हेडक्वार्टर पूछे भी भारत का तो कोलकाता में पड़ता है। और पीसी महालनोबिस का संबंध भी कोलकाता से है। और पीसी महालनोबिस जो सेकंड पंचवर्षीय योजना का उन्होंने जो ढांचा दिया था, किससे संबंधित था भी? उद्योगों से संबंधित था भी। क्लियर है? जो 56 से 61 तक रही भी। उसके ये राष्ट्रीय आय से भी, राष्ट्रीय आय कौन सी होती है बता दो भी? क्या होती है राष्ट्रीय आय? बताइए। राष्ट्रीय आय आपको मापनी हो तो कौन से वर्ष की मापोगे? वित्तीय वर्ष की। और वित्तीय वर्ष कौन सा होता है भी? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक देश के अंदर और देश से बाहर भी शुद्ध जो लाभ आता है, किनका भी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। और वो जीडीपी में हम प्लस कर देते हैं तो कैसी आ जाती है? हमारी राष्ट्रीय आय आ जाती है। एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो देश के अंदर हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, किन से? CI और G से। तुम भूल जाते हो या वास्तव में याद ही नहीं रहता? जीडीपी जो घरेलू डोमेस्टिक जो सकल घरेलू उत्पाद भी CI और G, इन तीनों का आ गया तो ये क्या है भी? जीडीपी है। और इसमें CI G और प्लस
x माइनस m, इनको प्लस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी GNP आ जाएगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी। सी से क्या भी सी कंज्यूमर, क्या भी कंज्यूमर। अरे कंज्यूमर जब लोग बनाने वाले और खाने वाले ही नहीं होंगे तो देश की आय कैसे आएगी? मानते हो इस बात को? तो भारत जैसा देश है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर कहाँ है? भारत में है। बाकी देशों का रुझान है वो हमारे देश की तरफ क्यों है? जैसे अभी अब जो हमला हुआ है ना, कौन सा पहलगाम का क्या, ये वैसन घाटी थी भी, कश्मीरी घाटी जहां वैसन घाटी में हुआ है। और ये जो है अभी कह रहे हैं भी 40 देश भारत की सपोर्ट में है भी। मानती हूँ बहुत गलत हुआ, निर्दयनीय था। मतलब कुछ एक हद तक आप भी सोच के देखो, पाकिस्तान हमारा दुश्मन जरूर है पर वहां ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं, हमारे देश से गए थे ना। अरे मजबूर किया था उनको, कई लोगों को बहुत मजबूर किया गया था अभी पाकिस्तान जाने के लिए और पाकिस्तान से भारत आने के लिए। वहां भी हमारी आत्माएं बसती है, वहां भी ऐसे लोग हैं। अगर अब कुछ भी होता है, यूएसए जो देश है ना वो बहुत खतरनाक कंट्री है। ये भला नहीं चाहता। ये क्या है, लड़ाई हो जाए पड़ोसियों पड़ोसियों में। जैसे मान लो, तुम्हें एग्जांपल दे के समझाती हूँ, मानती हूँ बुरा हुआ, अगर आपके पड़ोसी के साथ लड़ाई होगी, दूसरा पड़ोसी आपको अगर आके समझाए तो अच्छी बात है ना, या आपको कहे आप लड़े हम तैयार हैं आपके साथ, आप बताएं आपके ध्यान में क्या आता है? मानती हूँ गलत हुआ है, गलत होती है लड़ाई, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। क्या है अभी, क्या युद्ध किया जाए पाकिस्तान के साथ? नहीं भी, ये कोई ऑथेंटिक उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने सिंधु जल जो स्थगित कर दिया, उन्होंने शिमला समझौता को स्थगित कर दिया। उन्होंने शिमला समझौता क्या था अभी पाकिस्तान ने शिमला समझौता भी जो कब हुआ भाई, 1972 में, 1972 में इंदिरा गांधी और किनके बीच हुआ भी? भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी भी और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है आपकी तरफ से। आपको बताना है, सर्च करना है, अभी नहीं करना। मानती हूँ आपके पास फोन है। शिमला समझौता है, सुन लो, 1972 में हुआ। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस टाइम। पाकिस्तान से कौन था? और ये समझौता, बांग्लादेश 1971 में क्या हो गया था भी? अलग देश बन गया था। बांग्लादेश है 1971 में क्या बन गया था? अलग देश बन गया था। उसी को लेके ये समझौता किया गया। अब पाकिस्तान ने कहा भी हम इस समझौते को नहीं मानते। तो ये बहस है ना कि उसको समझाया जाए, परंतु हाँ कुछ क्रिस्में, जैसे उन्होंने अब आज न्यूज आई है, लिखा है भी जो आतंकवादी था उसका घर, हाँ ऐसे कारनामे कर सकते हैं ताकि उनको थोड़ी सी भड़क पैदा हो जाए। मान लो पड़ोसी को डराना भी तो होता ना, ऐसे नहीं है पड़ोसी को खुला ही छोड़ दे लड़ने के। जब लड़ाई हो रही है पड़ोसी को भड़क रखे ताकि पड़ोसी को खौफ रहे, परंतु ये ना हो, उसका सोल्यूशन ये नहीं है भी उस देश के साथ हम लड़े, जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाएं। और जो कंट्री आप सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं ना, तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो सपोर्ट नहीं करती है। इन्होंने तो किसका सपोर्ट किया था? किसका किया? जो रूस के साथ कौन किसकी लड़ाई हुई है? यूक्रेन की। और लास्ट में इन्होंने कहा है यूक्रेन को लड़ाई खत्म कर दे भी। उनको पता चल गया भी रूस एक बहुत पावरफुल कंट्री है। सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला ना यूक्रेन को। यूक्रेन यूक्रेन के जो सपोर्ट में यूएसए नहीं होता तो ये इतना मुद्दा, इतने निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती, इतने लोगों की जान नहीं जाती। वही ये अब आ रहा है। तो कुछ सोचने से पहले, कुछ जैसे मैंने कहा भी पड़ोसियों की लड़ाई हो जाती है ना, कुछ पड़ोसी होते हैं हाँ लड़, मैं तेरे साथ, कोई नहीं आता भी। ये वहम है हमारा। हमारे देश का पैसा बर्बाद होना,
हमारे लोगों का नुकसान होना। आप सोचे जो बॉर्डर पर लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं ना, वहां रह रहे हैं, तो वो रात को ये सोच के सोते हैं पता नहीं सुबह उठेंगे या नहीं, और वो जाए तो क्या हमारे यहाँ आ जाए तो आप जगह दे दोगे उनको? अब नहीं, हाँ भी की तुमने भी, कोई बात नहीं, बुला लो जी बॉर्डर वालों को, हम दे देंगे। कोई नहीं देता, किसी किसी का, सबका अपना अपना है। गांव में जो लुगाइयां जो थेपड़ियां थापती है ना, वो भी नहीं देती सरकार की जमीन से भी, इतना तू कर ले, कोई बात नहीं, आजा बाड़ा बना ले, सरकार का है फिर भी नहीं देती, तो तुम सोचो अपना दे दोगे? तो यहां तक है भी, हाँ डराया जाए, उनको चुन चुन कर मारा जाए भी जिनका है, परंतु लोगों को नुकसान ना हो। अब परमाणु बम छोड़ दे, परमाणु बम तुमने तो क्या दिया, छोड़ दे, उसका नतीजा देखा? हम जापान नहीं है तो हम कवर कर देंगे, हमारे से कई पीढ़ियों तक ही कवर नहीं होगा अगर एक परमाणु बम गिर गया तो। जापान जो इतना टेक्निक देश था, जिन्होंने रिकवरी कर गया, वो 45 की बात है, और आज भी वहां बहुत नुकसान हो रहा है। जो हिराशिमा और नागिसाकी पे जो परमाणु बम गिराए गए थे 6 और 9 अगस्त को 45 में, आज भी वो चीज वहां से कवर नहीं कर पाई। और तुम सोचो भी अगर एक हो गया तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इतना हवाबाजी में मत आए। हाँ मानती हूँ बहुत गलत हुआ, परंतु उसके लिए सरकार इतने अच्छे जो, हाँ उठाए भी। और जैसे उन्होंने आज न्यूज मैंने बताया तुम्हें भी, किसी जो आतंकवादी था उसका घर ब्लास्ट कर दिया, हाँ ऐसे काम कर सकता है, ताकि उनको थोड़ा सा खौफ पैदा हो जाए भी हाँ हम भी हैं, हम भाई भाई है, हमेशा सभी ने कहा है, माने ना माने। कई पड़ोसी होते हैं ना, भी मान लो अगर एक दिन का भी उड़ के आ गया तो भी लड़ाई करनी होती है ना, तो उसका सोल्यूशन भी है, धीरे धीरे हो जाएगा। गरम दिमाग से कुछ ऐसा फैसला ना ले। और अगर तुम्हें कोई, जैसे मुसलमान हमारे यहाँ भोड़िया में ज्यादा रहते हैं ना, पड़ोसी गांव में भोड़िया में ज्यादा रहते हैं, तो ये ना हो भी हम उनसे घृणा करें, नहीं घृणा नहीं करनी, उनका कोई हाथ नहीं है, वो अलग ही होते हैं। जैसे हम पड़ोसियों को नहीं बदल सकते तो उनको भी नहीं बदल सकते। ये नहीं भी मुसलमान को देख लिया हमारे दिमाग में वो आतंकी वाली चल रही है बात, ऐसे नहीं करनी तुम्हें। चलो भी ये शिमला समझौता बताना भी किन किन के बीच हुआ। हमारे देश की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से कौन था भी, तो हम चल रहे थे भी जीडीपी। सर नहीं आए, आए हुए, चलो सुन लो भाई, सुन लो, बस 2 मिनट और सुन लो। भंडारी समिति ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भी 1975 में भी। सुरेश तेंदुलकर भी ये गरीबी से संबंधित है, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए पर डे 32 रुपए दिए, 27 रुपए दिए, और शहरी क्षेत्र के लिए उन्होंने 33 रुपए दी थी। मीरा सेठ कमेटी भी, हथकरघा दिवस भी कौन से डे को मनाते हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं। रंग राजन समिति भी भुगतान संतुलन ये करवाना था तुम्हें, बीओपी करवाना था। चलो कोई बात नहीं, बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब कर लेंगे। भुगतान संतुलन होता है भी हमारा खर्चा कितना हुआ और हमारे पास पैसे कितने आए, तो उनका जो मतलब कुछ पूंजीगत होते हैं, उसमें कुछ जो सामान के द्वारा होते हैं, एक तो रुपए से लेन देन होता है, एक वस्तुओं से होता है, वो सारा कुछ इसी में आता है भी। दृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं, वो पढ़ना था। कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे। उसके बाद है भी जो हुसैन जो कमेटी है लघु उद्योगों से, ये भी इंपॉर्टेंट है। भगवती भी बेरोजगारी से संबंधित है। विजय केलकर, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। विजय केलकर ये क्या रहे हैं, विजय केलकर वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विजय केलकर आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और ये प्राकृतिक गैस और प्रत्यक्ष कर से संबंधित है भी दोनों। उसके बाद बात करें नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव की कमेटी है जो, इसके बारे में मैंने बहुत बताया तुम्हें। बैंकिंग सुधार से इसके टाइम में ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये इन्हीं की देन है भी। जो क्या है, ये अल्पकालीन है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए पैसे। रिवर्स रेपो रेट पे वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को देते हैं पैसे, मान लो जब पैसे ज्यादा आ जाए बैंकों के पास। और जो रेपो रेट है थोड़े टाइम के लिए जो अन्य बैंक पैसे लेते हैं, अल्पकालीन। क्लियर है? उसके बाद है भी
वाणिज्य बैंकों की पुनर्संरचना, वाणिज्य बैंक कौन से होते हैं भी, जो लोगों को लोन देते हैं। एसबीआई बैंक कैसा है भी, एसबीआई बैंक कैसा है, वाणिज्य बैंक है भी, एसबीआई बैंक कैसा है, वाणिज्य बैंक है भी। झाग कमेटी भी अप्रत्यक्ष, वांचू कमेटी प्रत्यक्ष कर से, और जोशी कमेटी भी काले धन से संबंधित है। ये कमेटियां थी, इससे संबंधित आप अगर आपने कोई बुक्स पढ़ी है और आपको लगता है कोई क्वेश्चन पढ़ रखा है और इस क्वेश्चन में आया है तो वो भी साथ लिख लेना। हम बीओपी रहता है, आज हमारी इकोनॉमिक्स जो कंप्लीट होगी उसमें मैंने कहा अभी बजट का एक दिन और रहता है, मैं क्लास लूंगी, फिर हम जो टॉपिक रह गए छोटे बड़े तो हम क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, हम क्वेश्चन लगाएंगे, उससे अगर आपके छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं तो मैं क्वेश्चन से आपके क्लियर करा दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन से आपकी ज्यादा क्लियरिटी आएगी भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी लिखने का कोई फायदा नहीं है, परंतु ओवरऑल मैंने 60-70% के आसपास तुम्हें इकोनॉमिक्स करा दिए। क्लियर है? थैंक यू।